नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। यह न तो किसी बेशर्म सत्ता की कहानी है और न ही रंगा हुआ सियार की कहानी है। यह तो सीधे सीधे राम के नाम पर लूट की कहानी है, जो वह सत्ता ने किया है जो धर्म और राष्ट्रवाद के आश्रय वोट हासिल करता है। यह उस सत्ता ने किया है जिसे जनता ने तो हरा दिया था, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति से पुनः सत्ता हासिल कर ली। सवाल सिर्फ इस एक घोटाले का नहीं है, सवाल इतनी लंबी फेहरिस्त है कि डबल इंजन की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शर्मा जाए कि धर्म के आश्रय क्या कुछ हो रहा है। हम आपको अयोध्या में राम जन्मभूमि जमीन घोटाले की बात नहीं बता रहे हैं, यहां हम बता रहे हैं डबल इंजन की उस सरकार की जो मध्य प्रदेश में जनता के हरा देने के बावजूद जोड़ तोड़ करके बैठी। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, यह शिवराज सरकार की कहानी है, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और उन पर जब प्रियंका गांधी, कमलनाथ, जयराम रमेश जैसे लोगों ने एक पत्र जिस पर 50% कमीशन का जिक्र था को अपने सोशल हैंडल पे जारी करने पर 1 घंटे के भीतर 41 थानों में अपराध दर्ज हुआ। हमने कल ही आपको बताया कि इसके पीछे की साजिश क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि जब 40% कमीशन में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हालत बदतर हो सकती है, तो आप कल्पना कीजिए कि 50% कमीशन वाले शिवराज सरकार का क्या हाल होगा। और शायद यही वजह है कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए 1 घंटे के भीतर 41 FIR हुआ। लेकिन अभी इस मामले से शिवराज सरकार या समूची भाजपा उबर ही नहीं पाई थी कि गरीबों की योजना के नाम पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के रिश्तेदारों ने गुलछर्रे उड़ाए। यह मामला सामने आ गया। दरअसल इस पूरे मामले को उजागर किया है दैनिक भास्कर ने। यह योजना है गरीब लोगों को तीर्थ यात्रा कराना, और इसके लिए बाकायदा शर्त थी कि वह उसी जिले का निवासी होना चाहिए और जो इनकम टैक्स नहीं पटाता, इस तरह की शर्तें थी। लेकिन उस जिले की बात तो छोड़िए, उस प्रदेश की बात तो छोड़िए, दूसरे राज्य के लोगों के नंबर और आधार कार्ड भी डाल दिए गए और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के रिश्तेदारों ने बकायदा हवाई जहाज में तीर्थ यात्रा की। 23 फरवरी 2023 को हुई इस यात्रा का जो खुलासा हुआ है, वह राम के नाम पर किस तरीके से इस देश में लूट मची है उसका ताजा उदाहरण है। दरअसल इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ नहीं कहा था और किस तरीके की शर्तें लागू नहीं की थी, और यह जिला कलेक्टर के माध्यम से होना था। तो जिला कलेक्टर ने क्या दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम शामिल किए? क्या कलेक्टर ने स्वविवेक से गलत नंबर, गलत आधार कार्ड वाले को भी यात्रा की अनुमति दी? शिवराज सिंह चौहान बकायदा इन यात्रियों से मिलते भी हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से लूट मची है गरीबों की योजना के नाम पर। लेकिन यह राम को मानने वाली सत्ता है, इसलिए इस पर भी धर्म के ठेकेदार सामने आ जाएंगे और कहेंगे आखिर तीर्थ यात्रा तो हुआ ना। लेकिन सवाल गरीबों के नाम का है।
लेकिन इस दौर में धर्म और राष्ट्रवाद के चश्मे पहनने वाले लोगों को जब महंगाई नहीं दिखती है, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं दिखती है, जब राफेल और पेगासस का सच उन्हें दिखाई नहीं देता है, या मणिपुर में निर्वस्त्र करके महिलाओं का जुलूस निकालने को भी वे लोग जायज ठहराने से भी पीछे नहीं हटते हैं, तब शिवराज सरकार की इस तीर्थ यात्रा वाली योजना की कैसे बुराई कर सकते हैं। दरअसल यह योजना ही शायद इसलिए बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के परिजनों को गुलछर्रे उड़ाने की छूट दी जाए। 32 लोग गए थे, जिसमें से 2 नाम तो तमिलनाडु के हैं, जो कभी भी मध्य प्रदेश देखे नहीं है। ऐसा ही एक नाम महाराष्ट्र के व्यक्ति का है, जिसने भी कभी मध्य प्रदेश नहीं देखा है। एक यानी महिला के नाम से है, लेकिन वह पुरुष है। यानी किस तरीके की घपलेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा की और गरीबों की योजना का मजाक उड़ाया, यह हैरान कर देने वाला है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आरएसएस के संस्कार की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डबल इंजन से विकास का दावा करते हैं, तो वह दावा तो मणिपुर में ही खिसक गया है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन परसेप्शन गढ़ा जाता है कि योगी राज में अपराधी थर थर कांप रहे हैं, और वे अपराधी थर थर कांपते हुए खुलेआम इलाहाबाद जैसी जगह में गोलीबारी करते हैं, या दूरस्थ क्षेत्रों में महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। वही डबल इंजन जब मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो किस तरीके से डबल इंजन के कार्यकर्ता, नेता दलित के मुंह पर पेशाब करता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर आरएसएस के संस्कार का क्या कहें, जो लगातार इस दौर में धर्म और राष्ट्रवाद के आसरे लोगों की आंखों में पट्टी बांध दी है। तब आयुष्मान भारत योजना को लेकर कैग की रिपोर्ट क्या मायने रखती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि 2024 में सत्ता चली जाती है तो किस किस तरह की फाइलें खुलेगी, और शायद यही डर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मजबूर कर रहा है कि वह कुछ भी कर सकते हैं। यह आरोप सतपाल मलिक और प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ लोगों ने लगाया। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से तीर्थ यात्रा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी रिश्तेदारों ने गुलछर्रे उड़ाए हैं, क्या अब इस मामले के उजागर होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम नाम के इस लूट पर नहीं, राम नाम का लूट नहीं, क्योंकि राम नाम का लूट नहीं हो रहा है, यहां राम के नाम पर लूट की परंपरा गढ़ दी गई है। कितने ही आरोप लगते रहे हैं, ईट पूजन से लेकर राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण या भूमि खरीदी बिक्री का भी आरोप तो इन्हीं संस्कार वालों पर लगा है। तब सवाल यह है कि क्या इस घोटाले के उजागर होने के बाद शिवराज सिंह सरकार को वहां रहने का हक है? लेकिन रहेंगे वो, क्योंकि जब मणिपुर की स्थिति के बाद इस्तीफा नहीं लिया गया तो फिर शिवराज सिंह से एक मामूली घोटाले पर क्यों इस्तीफा लिया जाएगा? ब्रिजभूषण शरण सिंह तक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी गई, या किसानों को कुचलने वाले मंत्री के रिश्तेदारों को बचाने की क्या कोशिश नहीं हुई? हाथरस से लेकर कठुआ और बिल्किस बानो से लेकर कितने ही उदाहरण आपके सामने हैं जब इस सत्ता ने धर्म और राष्ट्रवाद के आसरे
लोगों के सामने नई परिभाषा गढ़ी और यह नई परिभाषा है कि आप मणिपुर की बात करेंगे तो वे छत्तीसगढ़ राजस्थान लाएंगे। यानी आप समझिए कि जब रसिया यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है और कोई रसिया से सवाल करे और रसिया यह कहे कि अमेरिका भी तो बमबारी करता है, क्या निकृष्टता और नीचता की पराकाष्ठा नहीं है? यह है, लेकिन धर्म और राष्ट्रवाद के चश्मे पहने लोगों को यह सब दिखाई नहीं देता। धन्यवाद।